सभी को नमस्कार। साइंस के इस क्लास में अपनों ने लास्ट में बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभावों के, और इसमें अपनों ने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा आपतित प्रकाश की तीव्रता होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनों ने पढ़ा कि दिल्ली आवृत्ति क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जो आवृत्ति है उसे क्या कहते हैं, दिल्ली आवृत्ति, जिसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर पूछ लिया किसने दिया तो किसने दिया, हर्ट्ज ने। ठीक है, अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत तो इसमें अपने को एक तो बात करनी है क्वांटम क्या होता है। सबसे पहले तो बात करें क्वांटम होता क्या है। क्वांटम, और एक अपनों ने पढ़ा था क्वांटा। ठीक है, क्वांटम और क्वांटा क्या होता है, दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे बंडल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्वांटा, और इसी को क्या कहते हैं, फोटोन। यानी ऊर्जा का वो जो छोटे छोटे बंडल हैं उनको ही क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, फोटोन। और एक होता है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है, जैसे विद्युत, चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन व अवशोषण के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, क्वांटम। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो वर्ड ध्यान रखना है, एक तो क्वांटम और एक क्वांटा। ठीक है, क्वांटा छोटे छोटे बंडलों को क्या कहते हैं, क्वांटा, जिनको फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा की बात करें तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो ऊर्जा जिसको किस से डिनोट करते हैं, ई से, और ये किसके समानुपाती होगी, उसकी आवृत्ति की, यानी म्यू के। ठीक है, तो ये तो बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ से अगर अपने समानुपाती हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कौन सा, एच, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लांक स्थिरांक। ये क्या कहलाती है, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करें कि अपने को इसका आवृत्ति का मान पता है, म्यू बराबर क्या होता है, इक्वल एच, तो ये सब पढ़ते ही आ रहे अपने सी बटा लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या होता है, सी बटा लैम्डा। उसके बाद यहाँ पे एच प्लांक स्थिरांक है, तो एच का भी मान अपने को पता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो एच को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लांक स्थिरांक, यानी एक क्या है, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आपके फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई इक्वल बराबर एच म्यू, और एच यहाँ पे क्या है, प्लांक स्थिरांक। ठीक है, तो इसमें अपने लिख लेते हैं इसमें कि उत्सर्जित उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी है, ई, और ये किसके समानुपाती होगी, इसके आवृत्ति की, उसकी आवृत्ति की क्या होगा, समानुपाती। तो ये तो हो गया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, उन्हीं ऊर्जा के छोटे बंडलों को क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, और क्वांटम क्या होता है अपने को पता ही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो उत्सर्जन और अवशोषण के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो क्या कहलाएगा, क्वांटम। तो ये दोनों जो शब्द है उनको अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है,
अब हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि कोई कण है और इसकी स्थिति और संवेग एक साथ निर्धारित नहीं की जा सकती, यानी इसकी जो स्थिति है और संवेग एक साथ निर्धारित नहीं की जा सकती। ये इसमें किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने। एक साथ निर्धारित नहीं की जा सकती। ये किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, तो ये तो है कोई पार्टिकल और इसकी स्थिति और संवेग। संवेग मतलब मास, तो संवेग क्या होता है? mv। उसके बाद बात करें अपने, तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि किसी गतिशील कण की जो स्थिति और संवेग को यथार्थपूर्वक, एक वर्ड आता है यथार्थपूर्वक, यथार्थपूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो आपकी इक्वेशन लगेगी वो लगेगी कि इसमें स्थिति में परिवर्तन तो मान लिया डेल्टा एक्स और संवेग में जो परिवर्तन है उसको मान लिया डेल्टा पी, और ये किसके बराबर होगा? और ग्रेटर देन होगा किसके? h/2 पाई के। तो यहाँ पे 2 आगे, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 पाई। ठीक है, तो ये तो बात होगी कौन से? कण के बारे में। स्थिति और संवेग के लिए ये आपके पास इक्वेशन है कि अगर इनका मान संभव नहीं है एक साथ तो ये किसके बराबर होंगे और किसके ग्रेटर देन होंगे? h/2 पाई के। उसके बाद यहाँ पे p क्या है? यहाँ पे तो p अपने को पता है संवेग है। संवेग क्या होता है? mv। तो देखो मास कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कण का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? वेग। ठीक है, यानी ये कितने गति से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपने जो m है डेल्टा v, यानी p का यहाँ पे मान रख सकते हैं अपने डेल्टा x, और p का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? m डेल्टा v। ठीक है, इक्वल एक बार रख लेते हैं अपने h/4 पाई। तो यहाँ से अपने पास एक तो स्थिति में परिवर्तन वाला फॉर्मूला आ जाएगा और एक कौन सा आ जाएगा आपके पास? वेग वाला। तो यहाँ से अपने निकाल लेते हैं। एक तो डेल्टा एक्स यहाँ से क्या आएगा? 4/4 पाई m डेल्टा v, और डेल्टा v का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो वही h/4 पाई m डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा x तो क्या है? स्थिति में परिवर्तन, और डेल्टा v क्या है यहाँ पे? तो डेल्टा v संवेग में परिवर्तन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा यहाँ पे कण का द्रव्यमान। ठीक है, तो h अपने को पता ही, h का यहाँ पे प्लांक स्थिरांक। उसके बाद बात करें, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते अपने, क्या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, इनमें से कोई एक मान दे दिया जाएगा और ऑप्शन अपने से पूछ लेगा कि दूसरा मान क्या होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.1 एंगस्ट्रॉम की अनिश्चितता है तो इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करें। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है जो अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पे किस में पूछा? वेग में अनिश्चितता था। तो अभी अपने पढ़ के आए कि डेल्टा जो v है वेग में, तो इसका फॉर्मूला क्या था? h/4 पाई m डेल्टा x। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को दिया क्या? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.1 एंगस्ट्रॉम की अनिश्चितता, यानी यहाँ पे डेल्टा x दिया हुआ है, स्थिति में दिया हुआ ना। तो डेल्टा x का जो मान दिया वो कितना दिया हुआ है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.1 है, एंगस्ट्रॉम को अपने मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से बन गया डेल्टा x। उसके बाद और इसमें क्या मान चाहिए? डेल्टा x हो गया, h अपने पास है ही प्लांक स्थिरांक, और m द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कण मान लिया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो अपने को पता है कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg। तो ये मान अपने यहाँ रख देते हैं। तो डेल्टा v, h का मान कितना है? प्लांक स्थिरांक होता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और 4 पाई m का मान कितना है यहाँ पे? m का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो 9.1 10⁻31, और किसका मान दिया हुआ है यहाँ पे? m हो गया। डेल्टा x कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.1 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान भी रख लेते हैं। पाई का जो मान है यहाँ पे जो लिखा जाएगा 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करें कि आपके पास ये पॉइंट हटाए तो ऊपर क्या देगा? एक जो रह जाएगी, यानी 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1, और यहाँ पे -10 है, यहाँ पे
-31, यानी ये कितना हो गया 10 की पावर -41। तो 10 की पावर 41 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आप देखो माइनस का 34 और प्लस का 1 कितना हो गया -33। तो और ये ऊपर प्लस में हो जाएगा 41, यानी कितना रह गया प्लस का, ये रह गया 8, 7 और 1 8, यानी ऊपर तो रहेगी 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये अपने लिख लेते हैं क्योंकि 10 वाली और कोई संख्या अपने पास है नहीं, 10 की पावर 8। और उसके बाद देखो यहाँ से एक राउंड फिगर में देखो, अगर अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है तो वहाँ से अपने चेक कर लेंगे कि आपके पास पावर कितनी दी हुई है, 10 की पावर 8 दी हुई कि 10 पावर 6 दी हुई है या 5 दी हुई है, तो उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे अपने नॉर्मल जो पुर से कट रहा है, जैसे 3 को काटे 2 से, 3 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18। अब जो ऑप्शन में दिया 10 की पावर 6 दिया हुआ है, तो इसको अगर अपने 100 और इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं और बटा 18। तो यहाँ से अपने डिवाइड करें तो ये कितना पे देगा 18 5 90 और उसके बाद 0 1 फिर जाएगा 18 5 90। तो लगभग इसके बराबर आपका क्या आ जाएगा आंसर 10 की पावर 6 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेंगे अपने कि आपके पास 10 की पावर 6 दिया हुआ, तो उसके हिसाब से आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट देखो 6 है 3 है, तो ये लगभग कट सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है। उसके बाद बात करें, ये तो हो गया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्थिति, और इसमें अगर आप पूछ लें पहले वेग की, तो आप स्थिति में भी अनिश्चितता निकाल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मूला ही चेंज होगा और तो कुछ चेंज होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें नए टॉपिक की, तो अपने पढ़ते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली सिद्धांत देखो नाम से पता चल रहा है डी ब्रोगली, और इन्होंने अपने पढ़ते जाते हैं तो इसके साथ एक और वर्ड लगता है कि डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, यानी इन्होंने पदार्थ की जो प्रकृति है वो कितने बताई, 2 बताई। कैसे, इन्होंने बोला कि कोई पदार्थ है और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से। ठीक है, कणों से मिलके बना होता है। अब प्रत्येक कण क्या कहलाते हैं आपके, परमाणु। और अपने को होता है परमाणु में क्या होता है, परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर ये तीनों क्या हो जाए, गति करने लग जाए, तो ये किसके समान व्यवहार करेंगे, तरंग के समान, तरंग के समान। ये इन्होंने बताया, इसलिए इन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, पदार्थ की जो प्रकृति है वो 2 प्रकार की है। ठीक है, एक तो कण के रूप में और एक किसके रूप में, तरंग के रूप में। ठीक है, इसलिए इन्होंने आइंस्टीन की जो कण के लिए जो ऊर्जा की समीकरण है वो इन्होंने दी। तो इन्होंने जो समीकरण दी आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो ऊर्जा समीकरण इन्होंने किसके लिए दी थी, कण के लिए, क्योंकि एक तो कण हो गया और एक क्या हो गया, तरंग। तो ए इक्वल क्या होता है यहाँ पे mc स्क्वायर, एक तो ये इक्वेशन। उसके बाद इन्होंने एक तो कण के लिए और एक तरंग के लिए, तो तरंग के लिए प्लांक की तरंग समीकरण, और ये अपने को पता ही क्या होता है, ए इक्वल एच न्यू। ठीक है, ये हो गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इन कण और तरंग के लिए, दोनों के लिए जो ऊर्जा है वो क्या रहेगी, बराबर है। यानी यहाँ पे ए का मान एम सी स्क्वायर है और यहाँ पे इक्वल के एच न्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इक्वल क्या रखें आप, एच न्यू। ठीक है, अब देखो एम सी स्क्वायर है और एच न्यू की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, न्यू क्या होता है, सी बटा लैम्डा। तो सी से तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ से जो आपके पास लैम्डा का जो मान आ जाएगा, यानी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी आपके पास एच बटा एम सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात करें कि जो आपके पास एम सी है, सी यहाँ पे किसके रूप में काम कर रहा है, कण के वेग के रूप में। तो कण के वेग के रूप में यहाँ पे सी ना लिख के आप क्या लिखोगे, वी, कण का वेग। ठीक है, कण का वेग, तो जो आपके पास यहाँ पे कण का वेग है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी। तो यही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लेमडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन एम वी। ठीक है, और एम वी क्या होता है यहाँ पे, तो एम वी अपनों ने अभी पढ़ा है, पी इक्वल क्या होता है, संवेग एम वी। तो यहाँ पे लेमडा का जो मान रख सकते हैं अपने
एच अपॉन पी, यही अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने पास ये दोनों जो मान है लैम्डा के, एक तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी और एक है लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, ये क्या कहलाएगा, डी ब्रोगली सूत्र। इसी को बस यही अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं डी ब्रोगली सूत्र बताओ, तो दोनों में से जो ऑप्शन में हो वो अपने को सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांक जो एच है वो क्या है, कांस्टेंट है यानी प्लांक स्थिरांक है। तो यहाँ से अपने इसको समानुपाती भी करें तो ये किसको होगा, 1/p के, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है उतना ही कम क्या होगा, संवेग। तो ये तो बात होगी फॉर्मूले की जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यहाँ पे कोई 100 ग्राम का पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो जो अपने को पता है, फॉर्मूला पता है, तो अपने फॉर्मूला ही लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो अपने को फॉर्मूला आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला अपने को पता है लैम्डा इक्वल क्या होता है, एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को जो दिया वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे, 100 ग्राम का पिंड, यानी मास दिया हुआ अपने पास 100 ग्राम। 100 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग दे दो, तो 1000 से भाग दोगे तो 0.1 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी जो वेग दिया हुआ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मास पे आ गया, वेग भी आ गया, प्लांक स्थिरांक अपने को पता ही है। तो यहाँ पे लेमडा का मान अपन ने रखे हैं, एच का मान कितना है यहाँ पे 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। और एम का मान यहाँ पे कितना है 0.1 और वी का मान कितना है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे रख देते अपने 10। तो इसका मतलब यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो देखो ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो अपने पास क्या रह जाएगा, सिर्फ यही मान रह जाएगा, यानी 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब लेमडा है तो क्या आ जाएगा, मीटर, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की कि क्वेश्चन देखो, जो अपने पास सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, और उससे चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जैसे एम वी है तो अपने पास एम का मान कितना है, वी का मान कितना है, वो अपने क्वेश्चन से पता चलेगा। और जो कांस्टेंट है उनकी भी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए कि क्या दी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, प्लांक स्थिरांक 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। तो ये तो होगी डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, यानी इन्होंने पदार्थ की जो प्रकृति बताई वो कितने बताई, 2, कण के आधार पर और तरंग के आधार पर, जिसमें इन्होंने बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण क्या होता है, परमाणु, और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर ये गति करने लग जाए तो ये किसके समान का काम करेंगे, तरंग के समान। तो यही यहाँ पे दो इक्वेशन बना दी, एक तो कण के लिए और एक किसके लिए, तरंग के लिए, और इन दोनों की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से जो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी तो वो क्या आएगा, अपने पास फॉर्मूला लैम्डा इक्वल एच बटा एम वी, और लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, ठीक है। और पी यहाँ पे क्या, संवेग। उसके बाद बात करें एक और क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्रकाश विकिरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 600 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी तरंग संख्या और क्या बतानी, आवृत्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने तरंग संख्या पढ़ी थी कि निश्चित एकांक की लंबाई में जितने तरंग दैर्ध्य होंगे वही क्या होगी, तरंग संख्या। तो यहाँ पे अपने तरंग संख्या को किससे डिनोट करते हैं, म्यू बार से, और ये कितना होता है, 1/λ, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू बार आएगा आपके पास 1/λ। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले तो देखते हैं कि आपको मान के दियो, तरंग दैर्ध्य दियो 600 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से अपने लैम्डा कितना दियो, 600 नहीं हो सकता, ये होएगा आपका कितना, 6000, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6000, तो 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 इंटू अपने 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, और एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये 3 है, ये -10 है, तो 6 इंटू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7, 10 की पावर माइनस 7 मीटर। तो ये तो मान आ गया किसका, लैम्डा का। तो 1/λ, तो लैम्डा आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो 10 की पावर माइनस 7 ऊपर चल जाएगा, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7। अब 1/6 अपने डिवाइड करिए तो ये कितना होता है, 0.166, यही होता है, ठीक है। तो 1/6 तो ये आ जाएगा, और 10 की पावर
7, ठीक है। अब इसको 0 ना लिखे अपने को थोड़ी वैल्यू चाहिए अपने को, तो क्या करें यहाँ से 10 की पावर जो 7 है तो एक 10 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर, तो 1 पॉइंट आगे चला गया तो यहाँ पे कितने रह गए 10 की पावर 6, और ये क्या आ जाएगा, देखो ये मीटर है तो ये बटे में आ गया, ऊपर चला गया तो ये क्या मीटर इनवर्स, तो ये किसका मान आ गया, तरंग संख्या का, ठीक है। और अपने को बताना आवृत्ति, तो आवृत्ति अपने को पता क्या थी, म्यू बराबर सी बटा लैम्डा, ये आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे सी का मान कितना है, बचपन से पढ़ते हैं प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की पावर 8, और बटा लैम्डा का मान कितना है 6 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करें 3 2 और 7 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 8 और 7 कितना हो गए 15, और 1/2 कितना होता है 0.5, 1/2 0. और -7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा यानी 10 की पावर 15, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हटाना, आपको क्या करना है, एक 0 यहाँ पे ऐड कर दो, तो यहाँ 1.5 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 14। अब यहाँ पे आवृत्ति है तो आवृत्ति का जो अपने मात्रक पढ़ा था वो क्या पता, हर्ट्ज, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है कि अपने को तरंग संख्या और आवृत्ति निकालनी हो तो उसके लिए लैम्डा का मान अपने को पता ही था, तो उसके हिसाब से सबसे मेन है आपके पास है जो मात्रक है, मात्रक अपने को पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे था तो क्या था मीटर में, ऊपर लिया तो क्या हो गया इनवर्स में, और जो आपके पास आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, बस अपने को ध्यान रखना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ये रहेगी कि आपके पास जो एंगस्ट्रॉम है उसको किस प्रकार चेंज करना है, और नैनोमीटर आ गया तो उसको किस प्रकार चेंज करना है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने, ये व्यक्ति थे जिनका नाम था सोमरफील्ड, तो उनकी छोटी सी अपने को डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। सोमरफील्ड ने क्या काम, जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर अपने को इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में, ऐसे ये दीर्घवृत्ताकार पथ, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में, यही इन्होंने बताया, किसने बताया, सोमरफील्ड ने, यानी इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, बस ये थ्योरी दी इन्होंने, ठीक है। तो ये तो बात होगी, छोटे छोटे फैक्ट है कि जैसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण दे देते हैं, वो भी अपने पढ़ेंगे आगे, वो सीधा पूछ लेते हैं कि इसकी तरंग समीकरण कौन सी है। अब अपने बात करते हैं कक्षक के बारे में, कक्षक, कक्षक एवं उनकी आकृति, कक्षक में उनकी आकृतियां, ठीक है, ऑर्बिट और देयर शेप्स। अब कक्षक की बात करिए तो अपनों ने सबसे पहले पढ़ा था कक्षा, जो अपनों ने बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ा था, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट, कक्षा, कक्ष, और क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्बिट, और कोश भी बोल सकते हैं। तो ये तो दिया था किसने, बोर ने, और इन्होंने बताया था कि जो नाभिक है, नाभिक के स्थायी वृत्ताकार पथ में क्या लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिसमें अपनों ने बात की कौन कौन से होते हैं, एक तो के एल एम एन, ठीक है, इस प्रकार होते हैं। तो अपने इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, नाभिक के, नाभिक के चारों ओर, चारों ओर स्थायी, स्थायी ऊर्जा वाला वृत्ताकार पथ, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो क्या कहलाता है, कक्षा या ऑर्बिट, और ये होता है किसमें, के एल एम एन। उसके बाद आता है कक्षक, और ये कक्षक होते कहाँ पे हैं, उपकोश में, ठीक है, कक्षक। ये तो है ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो कक्षक की डेफिनेशन क्या होती है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संभावना क्या होती है ज़्यादा, वही क्या कहलाते हैं आपके कक्षक जाए। तो अपने डेफिनेशन लिख लें, नाभिक के चारों ओर, चारों ओर वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो क्या रहेगी, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो।
वो क्या कहलाएगा, कक्षक। और कक्षक कहाँ होता है, उपकोष में। उपकोष मान लो कोई स्कूल है और स्कूल के अंदर जो जितने भी रूम हैं वो क्या है, कक्षक। ठीक है, तो उपकोष क्या हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल के अंदर कक्षक क्या है आपके, एक रूम। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जो संभावना का मतलब क्या था, प्रायिकता, यानी जिसकी प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता अगर ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा आपका कक्षक, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और ये होते किस रूप में है, तो ये भी अपने लिख लेते हैं। जैसे अपनों ने पढ़ा होगा एस पी डी एफ और आगे क्या होता है, जी एच। तो जी एच तक तो अपने जाते नहीं है, क्योंकि जो अपने पास 18 वर्ग हैं उसमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने जी एच आगे रखते नहीं है। तो एस पी डी एफ ई, अब इनका अपने को ध्यान रखना है कि इनकी आकृति कैसी है। तो सबसे पहले तो बात करें उपकोष की, तो उपकोष है, उपकोष में क्या होता है, अभी बात की, उपकोष में होते हैं कक्षक। तो एक तो होता है आपके पास S, एक है P और SP, और ये D और एक है F। ठीक है, तो इसमें अपने बात करें, S में पूछे कक्षक कितने हैं, तो ध्यान रखना कितने होते हैं, एक कक्षक। और P में पूछे तो कितने होते हैं, कितने होते हैं, तीन कक्षक। कौन कौन से, PX, PY और PZ। और D का पूछे तो D में कितने होते हैं, D में होते हैं पांच कक्षक। कौन कौन सा, एक तो DXY, DYZ, DXZ और DX2Y, और एक होता है DZ2। ठीक है, F की बात करें तो F में कितने होते हैं, सात कक्षक। और सात कक्षक यहाँ पे जैसे तीन कक्षक है इनको नाम दे दिए गए, उसी तरह सात कक्षक हैं। तो ये क्या है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो इनको इनका नाम इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो यहाँ पे डी के अगर पांच लिखे हैं तो यहाँ पे सात नहीं लिखे हुए। ठीक है, एक आता है नोडल तल। नोडल तल क्या होता है, तो एक बात करें अपने नोडल तल के बारे में। तो नोडल तल में क्या होता है, जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो क्या होगी, शून्य। क्योंकि अपनों ने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था कि संभावना अगर अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, कक्षक। अगर संभावना अगर जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, नोडल तल। तो अपने इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, शून्य हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अपने, नोडल तल। यानी इसका जो घनत्व रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। तो नोडल तल की अपने ने बात की, तो नोडल तल में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो। ठीक है, अब ये जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, जीरो। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व वो कितना रहेगा, जीरो। ठीक है, अब अपने कल बात करेंगे, एक तो S, P, D और F। ठीक है, इनकी आकृति कैसी है, इनका शेप कैसे है, और इनमें नोडल तल के बारे में बात करें कि इसमें नोडल तल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है या प्रेजेंट रहता है। और उसी तरह इसमें बात करेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक इन सभी के जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज अपने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप दे सकते हैं। मैथ का तो अपना कंप्लीट है, तो वहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट बनी है, वो भी अपने चेक करें। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स और अपने पास है बायो, तो इनका टॉपिक वाइज ना रह के एक सेपरेट कर दिएगी। केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और कोशिश करें कि जितने हो सके सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं, क्योंकि जो भी थर्ड ग्रेड का जो मैथ साइंस का सिलेबस वो अपने कंप्लीट कर ही देंगे, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए, वहाँ पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इतनी कोशिश करें आप, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं और चैनल को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।